गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। आप आज राजनीतिक विज्ञान अध्याय 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ये पढ़ना है। तो यहाँ पर देखते हैं परिचय में क्या दिया हुआ है। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है। यहाँ पर पूछ रहा है लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है। हम बहुत ही सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने का न्यूनतम विशेषताओं का चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। जब यह अध्याय कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग ये तय कर सकते हैं कौन लोकतांत्रिक है और कौन गैर लोकतांत्रिक है। ये बात हम लोग को समझ आ जाएगा। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य के आगे बढ़कर लोकतंत्र की बेहतर परिभाषा पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज़ इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन का सर्वोत्तम व्यवस्था है? मतलब लोकतंत्र ही सबसे अच्छी व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। मतलब हम लोग जो है इस बार बहुत अच्छा खासा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं क्या है लोकतंत्र। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला ही सवाल की तरह लिखा हुआ है, लोकतंत्र क्या है। मतलब लोकतंत्र से हम लोग क्या समझते हैं। यहाँ पर पूछ सकता है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र क्यों ज़रूरत है, लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये बहुत प्रकार के सवाल जो हैं पूछ सकता है, लेकिन बात एक ही है कि लोकतंत्र क्या है, वही एक सवाल है। आगे देखते हैं। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। आप लोग 8th क्लास में सरकार के विभिन्न स्वरूप के बारे में पढ़ा गया है। NCERT यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़े हैं 8th क्लास में तो आपको पता होगा कि वहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था दिया गया है, राजनीतिक विज्ञान दिया गया है जिसे हम लोग सिविक्स कहते हैं। और उसमें जो है हम लोग लोकतंत्र के बारे में तो लगभग इसके अंगों के बारे में और व्यवस्थाओं के बारे में, किस प्रकार से सरकार चलती है, कैसे चलती है, इसके बारे में हम सब लोग पढ़ चुके हैं। यदि 8th क्लास में ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो, नहीं तो फिर समझ में थोड़ा कम आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ उदाहरण देकर सरकार की विशेषताओं के बारे में लिखने के बारे में। लोकतांत्रिक सरकारें, गैर लोकतांत्रिक सरकारें। यहाँ पर आप 2 पैराग्राफ बनाइए। एक में लिखिए लोकतंत्र सरकारें और दूसरा लिखें गैर लोकतांत्रिक सरकारें। और दोनों में लिखने का प्रयास करें कि लोकतंत्र सरकार में क्या क्या विशेषताएं हैं और गैर लोकतांत्रिक सरकार में उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। कौन सी अच्छी है, कौन सी गलत है, कौन सा बढ़िया है, कौन सा खराब है, ये आप लोग देखें, लिखकर अपने ओर से कोशिश करें। परिभाषा की ज़रूरत क्यों? यहाँ पर परिभाषा तो किस परिभाषा की बातें कर रहे हैं? यहाँ पर परिभाषा के बारे में बात कर रहा है, लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र की क्या परिभाषा हो सकती है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा है। परिभाषा की ज़रूरत क्यों? आगे बढ़ने से पहले आइए हम पहले एक मेधावी छात्र मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र की परिभाषित करने के इस तरीक़ों को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। वो जो है किसी प्रकार का सवाल नहीं करना चाहती है लोकतंत्र पर, लेकिन बुनियादी सवाल पूछना ज़रूर चाहती है। उसकी अध्यापिका मेलिटा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की उसकी अध्यापिका जो है उसको सवालों का जवाब देना शुरू
करती है तो कक्षा के अन्य छात्र भी इस चर्चा में भाग लेते हैं। हम लोग देखते हैं कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का या लड़की जब क्लास में सवाल पूछना शुरू करता है तो बाकी के सारे विद्यार्थी जिसे समझ नहीं आता या किसी मानसिक तनाव के कारण या किसी प्रकार से या वो अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में जब सवाल नहीं पूछता है और जेन्युइन सवाल कोई दूसरा वही सवाल जो जानना चाहता है और दूसरा कोई पूछ देता है तो वो ध्यान से सुनता है और जो समझने का प्रयास करता है। ये हम लोग भी आमतौर पर तो क्लास में देखे ही होंगे। अब आगे देखते हैं मेरी नाम है। क्या पूछती है मेरी? मैडम, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब। क्या ऐसा ठीक नहीं होता? यहाँ पर मेरी सवाल पूछ रही है कि जो हम लोग 8 क्लास में पढ़े उसमें इस व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ लिए, लेकिन आपको नहीं लगता है कि उसको बाद में पढ़ना चाहिए था और जो अभी पढ़ रहे हैं वो उस समय पढ़ना चाहिए था? मतलब 8 क्लास में 9 क्लास का ये चैप्टर हम लोग 8 क्लास में ही पढ़ लेना चाहिए था और जो 8 क्लास में है इसके बाद पढ़ना चाहिए। ये सवाल जो है पूछती है। इसका उत्तर मिलता है, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा नहीं करते हैं? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना ज़रूरी मानते हैं? मतलब हम लोग जो है सामान्य जीवन में भी हम लोग देखें तो पहले हम लोग कलम, बरसात, प्रेम जैसे कोई भी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं तो क्या उसका परिभाषा करना ज़रूरी समझते हैं? नहीं समझते। हम लोग किसी प्रकार की परिभाषा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। यहाँ तो परीक्षा के कारण से हम लोग को लिखना पड़ रहा है, नहीं तो हम लोग किसी प्रकार की परिभाषा की आवश्यकता कभी पड़ी ही नहीं। तो यहाँ पर मैडम बोल रही है जैसे कलम है तो हम लोग कलम का परिभाषा तो कभी खोजे नहीं, कलम का उपयोग करना शुरू कर दिए। उसी प्रकार जो बरसात होता है, बरसात का परिभाषा तो खोजे नहीं, प्रेम की परिभाषा खोजे नहीं, और डायरेक्ट हम लोग शब्दों का प्रयोग करना शुरू किए। कलम का शब्द प्रयोग करना शुरू किए, बरसात शब्द का प्रयोग करना शुरू किए, प्रेम शब्द का शब्द प्रयोग करना शुरू किए, लेकिन उपयोग करने के बाद इसकी परिभाषा की आवश्यकता जो हमें कभी पहले नहीं पड़ी, करने से पहले इसकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं। तो ज़रा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। मतलब हम लोग जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसी से हम लोग अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। अब मेरी दूसरा सवाल पूछती है, फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों? मतलब हम लोग जब शब्द का, मेरी का सवाल जेन्युइन है, वो पूछ रही है ठीक है, परिभाषा जब हम लोग कलम का उपयोग नहीं करते हैं, बरसात का में उपयोग नहीं करते हैं परिभाषा, तो फिर इस अध्याय में जो लोकतंत्र है उसकी परिभाषा की आवश्यकता क्यों है? हमें तो परिभाषा की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट हम लोग लोकतंत्र ही ले लें और इसमें परिभाषा का उपयोग ही ना करें। तो यहाँ परिभाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये जो है पूछना चाह रही है मेरी। तो लिंग तो मैडम इसकी बातों का उत्तर दे रही है। हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। जैसे मान लो कि कहीं बाढ़ आ गया, कहीं पर ज़ोरदार बारिश हो गई, कहीं बादल फट गया, तो ये अलग अलग चीज़ हैं। तो वहाँ पर उस चीज़ को जो है परिभाषा का आवश्यकता पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी परिभाषा की आवश्यकता पड़ी है। स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो, लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। और बोल रही है मैडम कि लोकतंत्र का भी पर भी यही बात लागू होता है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। जितनी भी सरकारें होती हैं, जितनी भी सरकार आती है, वो सारे सरकार लोकतांत्रिक ही कहती है और इसे इन परिभाषाओं को अलग अलग तरीक़ा से प्रयोग करता है। अब आगे देखते हैं दिव्यांग, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या?
एक दूसरा विद्यार्थी पूछता है कि लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन किया एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों का के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने लोकतंत्र का परिभाषा दिया था और उन्होंने कहा था लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाले शासन, मतलब लोग जो व्यवस्था चला रही है, लोग के द्वारा नियम बनाए जा रहे हैं, लोग के द्वारा ही नियम कानून को पालन किया जा रहा है, इसलिए इसे कहा गया लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहते हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं, हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हम लोग जो है कि स्वयं पर राज करते हैं, तो फिर ये बताने की ज़रूरत क्या है। हम लोग जब अपने पर राज कर रहे हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद बताने की क्या ज़रूरत है। जब हम लोग सोते हैं तो सोने वाली बात क्या परिभाषित करते हैं, नहीं करते हैं। उसी प्रकार एक दूसरा विद्यार्थी पूछा कि हम लोग ये परिभाषित करने की क्या ज़रूरत है, इसका यूज तो हम लोग कर ही रहे हैं। अब क्या है, लिंग दो मैडम ने इसका आंसर कर रही है, मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है, जब तक हम इस मामले पर खुद से विचार ना करें। मतलब मैडम को जो है कि अब्राहम लिंकन का जो परिभाषा है वो बहुत अच्छा लग रहा है और वो नहीं चाहती हैं, वो भी नहीं चाहती कि परिभाषा में किसी प्रकार का छेड़छाड़ किया जाए या बदलाव किया जाए या दूसरा परिभाषा आना चाहिए। ये मैडम का कहना है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें, तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे ही सही मानते हैं। यहाँ पर मैडम ने कहा कि ये भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा आदमी ने किसी शब्द को अच्छा बात बोल दिया है तो भी बात वो बहू नहीं लेना चाहिए, उसमें पर भी विचार करना चाहिए। ये जो है लिंग दो मैडम की ओर से बोला गया। उसके बाद नेक्स्ट विद्यार्थी, एक दूसरा विद्यार्थी जो है वो बोलता है, योलोदा मैडम क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी यहाँ पर योलोदा बोलती है कि मैंने कहीं पढ़ा है कि जो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसिया से बना है और ये यूनानी शब्द है। इसका मतलब होता है, यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग, डेमोस का अर्थ होता है यूनान में लोग, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। मतलब डेमोस का मतलब हो गया लोग और क्रेसिया का मतलब हो गया शासन, लोगों का शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है, लोगों का शासन, यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत, ये जो है ये सवाल पूछती है योलंदा। अब लिंगदो मैडम इसका आंसर करती है। लिंगदो मैडम, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। मैडम कहती है कि जहाँ से शब्द का उत्पत्ति हुआ है उसके आधार पर बात करने से वो भी जो है कभी कभी उपयोगी नहीं होता है। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बांधा नहीं रहता है, समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता रहता है। शब्द का समय के साथ जो उसका अर्थ जो है परिवर्तन होते रहता है। अब कंप्यूटर्स को ही ले लो, या कंप्यूटरिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को कंप्यूटर कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर जो बना था वो केवल गणना करने के लिए बना था, मुश्किल शब्दों को जो आसानी के साथ उसे कर दिया जाता था। ये कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली
कैलकुलेटर है। जैसे हम लोग छोटा कैलकुलेटर का यूज करते हैं और कंप्यूटर जो है कि बड़ा कैलकुलेटर की तरह हो गया, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। जब कंप्यूटर बना था तो सिर्फ जोड़ना इसका सबसे बड़ा काम था, लेकिन आज इसको कोई नहीं कहेगा कि सिर्फ ये जोड़ने का काम करता है। कंप्यूटर से हम लोग गाना सुन सकते हैं, गाना बजा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, संगीत बना सकते हैं, चित्र छाप सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं, मतलब दुनिया भर का चीज़ जो है कि इसमें कंप्यूटर से हम लोग कर सकते हैं। शब्द वही, आगे देखते हैं, शब्द वही रहते हैं पर समय बीतने के साथ उसका कार्य समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। जैसे कंप्यूटर का अर्थ पहले गुना जोड़ भागा करने का, गणना करने का था, लेकिन समय बदलने के बाद वो सारी स्थितियाँ जो उसमें आ गई। अब कंप्यूटर के बारे में यदि बोला जाए तो एक स्मार्ट कंप्यूटर हो गया है, वो सारे चीज़ को करता है बहुत आसानी के साथ। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। मतलब इससे जो है कि कंप्यूटर का यदि हम लोग मूल शब्द का ही प्रयोग करें तो उसमें उसका अर्थ निकलेगा कि वो तो गणना करने वाला है, लेकिन अब ये गणना करने वाला जैसा नहीं रहा। मतलब समय के साथ जो है अर्थ जो है बदल गया। तो वही यहाँ पर मैडम बोलती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट बोलती हैं मेरी बोलती हैं, मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। मतलब यहाँ पर मेरी बोल रही है कि मैडम आपके कहने का मतलब ये है कि हम लोग यदि खुद सोच साच के शॉर्टकट यदि निकालें तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा। इसका हम लोग एक परिभाषा, जो सही परिभाषा है वो करना ही पड़ेगा, उसे लाना ही पड़ेगा। तो मैडम बोलती है, लिख दो मैडम, एकदम सही, इसीलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। मतलब कि ये काम अब हम लोग को भी करना ही चाहिए। तो आगे का पढ़ाई शुरू करने से पहले यहाँ पर एक सवाल पूछो और पहली का जो रहता है उसमें से एक ले लेते हैं। मैंने तो यह भी सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ लोग पर तंत्र हावी रहता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखना है, शॉर्ट नोट की तरह एक छोटा सा पैराग्राफ बनाना है, उसमें ये क्वेश्चन लिखना है और एक पैराग्राफ में इसका आंसर करना है कि किस प्रकार से या ये क्या बोल रही है, इसका क्या आंसर होना चाहिए। यहाँ पर ये बोल रही है, मैंने तो यह भी सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ लोग तंत्र हावी रहता है, लोग जो है तंत्र पर हावी रहता है, लोग पर तंत्र हावी रहता है, मतलब सरकार जो लोगों पर हावी रहता है, ये कहना चाह रही है। तो इसका अर्थ आप लोगों को निकालना है, बनाना है। अब यहाँ पर खुद करें, खुद सीखें, इसका आप लोग चाहे इसका जो है कि आप लोग इसका पैराग्राफ की तरह से बना लें और इसको बनाकर कॉपी में और सेंड करें व्हाट्सएप में। अब हम लोग आगे देखते हैं एक सरल परिभाषा। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस चीज़ को चर्चा करना है जो सरकार जो है लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकार के बीच समानताओं और असमानताओं से जुड़ी है। मतलब उसकी क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, इसके बारे में बताना है। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार है। हम लोग भी जो है सरकार को चुनते हैं। जैसे हम लोग पता है जब चुनाव होती है तो हम लोग एक मतदान करने जाते हैं, एक वोट देते हैं और उस वोट के माध्यम से भारत के देश के जितने भी नागरिक हैं उसके वोट के माध्यम से सरकार का चयन किया जाता है। ये आप भली भांति जो है जानते और समझते हैं। सरल पैमाना है, लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना है, इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। मतलब यहाँ पर एक छोटा सा परिभाषा से स्टार्ट किया गया है जिसमें कहा गया है लोकतंत्र शासन का
एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव होता है। मतलब लोकतंत्र में शासक जो होते हैं, सरकार जो होती है, उसका चुनाव होता है और चुनने का काम कौन करता है? तो चुनने का काम जनता करती है। कौन करती है? जनता करती है। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो चीज़ है यहाँ पर देख लीजिएगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। यहाँ पर हम लोग जो है ये जो परिभाषा है बहुत ही उचित माना गया है, क्योंकि इसी से जो है कि गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक जो है दोनों को अंतर स्पष्ट कर देता है। गैर लोकतांत्रिक जैसे हैं तो किसी उसको वोट देकर चुना नहीं जाता है, जबकि लोकतांत्रिक जो है उसे वोट देकर चुना जाता है। यहाँ पर म्यांमार का उदाहरण दिया गया, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। आज भी जो है कि म्यांमार में वहाँ सैनिक शासन चल रहा है, वर्तमान समय में सैनिक शासन चल रहा है, और वहाँ पर जो सैनिकों को जो है कि जनता के द्वारा नहीं चुना गया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। मतलब जब सरकार ही नहीं चुने, सेना के लोगों को लोगों ने नहीं चुना, तो फिर वही बात हुई कि जो मन उसमें जनता का मत दिखाई नहीं देता है। पिनोशे चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते हैं। जो तानाशाह होते हैं वो भी जो है कि लोग उसका चुनाव नहीं करते हैं, वो स्वयं जो है किसी प्रकार से कब्जा कर लेते हैं। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है, इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारें के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना है। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। यहाँ पर जो है कुछ लोग लोकतंत्र है, कोई देश लोकतंत्र है, और कोई देश लोकतंत्र बनने की ढोंग जो है करता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कौन सा लोकतंत्र है और कौन सा लोकतंत्र नहीं है, इसको यदि हम लोग जानें तो यहाँ पर हम लोग जो है कि इस परिभाषाओं को, जो परिभाषा किताब में दिया जा रहा है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम लोग समझ सकते हैं। ऐसी बात किताब ने कहा है। तो यहाँ पर हम लोग पहला देखते हैं इस लोकतंत्र की विशेषता क्या क्या होती है। लोकतंत्र की जो विशेषता होती है वो क्या क्या होती है। यहाँ पर 1.2 लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र की विशेषता क्या क्या होती है। तो यहाँ पर देखा जाए, हमने सरल परिभाषा की शुरुआत की। अभी जिस परिभाषा के साथ हम लोग शुरुआत किए हैं वो बहुत सरल परिभाषा कहलाएगी, और पहला परिभाषा इसमें है वो चीज़ स्टार्ट जो किया वो सरल परिभाषा कहलाती है। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है। लोकतंत्र शासन करने का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। जो शासक जो होते हैं, जो सरकार होती है, वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इससे जो है कि बहुत सारे सवाल उठाते हैं। जैसे इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए किन अधिकारों का चुनाव होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? यहाँ पर बोला जा रहा है कि चलो ये परिभाषा सही मान लेते हैं, तो इसमें स्पष्ट करना होगा कि इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, मतलब शासक कौन है, और किसी सरकार के लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए किन अधिकारों का चुनाव हुआ है। मतलब किसी को यदि हम किसी को सरकार को लोकतांत्रिक कहेंगे तो उसकी मर्यादा क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, उसके उल्लेख क्या है, वो कहाँ कितना क्या है, छूट दिया है, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ जो है कि देखना होगा। लोकतंत्र में कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं, और लोकतंत्र में वो कौन सा फैसला है जो बिना चुने, मतलब जो जिसको चुना नहीं किया है वो भी ले सकता है। यहाँ पर ये भी बात बोला गया है। आगे देखते हैं
किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किस तरह के चुनाव जो है, चुनाव तो बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अलग प्रकार का होता है, जैसे हम लोग का प्रधानमंत्री का चुनाव है वो अलग प्रकार का होता है। तो दोनों जो अलग अलग प्रकार होता है। तो किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए? यदि हम लोकतंत्र कहेंगे, लोकतांत्रिक चुनाव लोकतांत्रिक कहेंगे तो किस तरह से चुनाव करना होगा, ये बात जो है हम लोग को यहाँ पर इस किताब के द्वारा पता चलेगा कि किन किन शर्तों को यदि पूरा करेंगे तो लोकतांत्रिक कहलाएंगे। अब आगे, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो शासकों का चुनाव कर सकता है या खुद शासक चुने जा सकते हैं या खुद जो चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी का हैसियत से भाग लेना जरूरी है? यहाँ पर बोल रहा है कि क्या सारे नागरिक को एक साथ और बराबर भाग लेना जरूरी है या भाग देना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? या फिर वैसे भारत में बहुत सारे नागरिक हैं तो उसमें क्या कि कुछ व्यक्तियों को ऐसा भी कर सकता है जिसके अपना उसको अधिकार देना वंचित कर सकता है कि नहीं तुम अपना वोट नहीं दे सकता है, ऐसा कुछ होता है? यहाँ पर इसके बारे में पूछा गया है। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? जो चुन के जो संसद भवन पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, तो क्या वो अपने मन से सारे कार्य को कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ रुकावट होती है? या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाएं में बंद कर काम करना जरूरी है? या फिर उन लोगों को कुछ लक्ष्मण रेखाएं मतलब किस सीमा दिया गया है कि इसके सीमा के अंतर्गत आपको काम करना है? या फिर उसे स्वतंत्र दे दिया है कि हाँ आप जनताओं के द्वारा चुन के आगे आपको जो मन कर रहा है कर लो, जैसा करने का इच्छा करो, जो बुझाता है सो करो, ये या इस प्रकार के जो है दिया गया है? या फिर उसमें कुछ कंडीशन लगाया गया है कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते या आप ये काम नहीं कर सकते? ये चीज़ जो है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिक के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आइए इन कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करें। यहाँ पर जो है हम लोग बारी बारी से जितने सवाल पूछे गए हैं इसके बारे में बारी बारी से मतलब एक एक करके विचार करेंगे। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। भारत देश लोकतांत्रिक देश है, इसी प्रकार पाकिस्तान भी एक लोकतांत्रिक देश था। और एक समय ऐसा आया 1999 को जब परवेज मुशर्रफ जैसा व्यक्ति जो सेना का अधिकारी था उसने पाकिस्तान की सत्ता पलट कर दी। तख्ता पलट मतलब सेना के द्वारा जो है सरकार को पलट दिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था को हटाकर सैनिक तख्ता पलट कर दिया गया और सैनिकों का शासन हो गया। लेकिन फिलहाल वर्तमान में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की उन्होंने। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, जो चुना हुआ सरकार था लोकतांत्रिक, जो वोट देकर आया था, उसे हटा दिया गया। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उखाड़ फेंका और खुद देश का मुख्य कार्यकारी बन गया। और जो है खुद जो है कि कार्यकारी बन गया। यहाँ पर एक कार्टून दिया गया है, इस कार्टून को देखते हैं। जब तक बात पार्टी के सदस्यता का फॉर्म भरकर उसके सदस्य नहीं बनोगी तो अंदर नहीं आ सकते। यहाँ पर जो है कि आपको एक कार्टून दिया है, इस कार्टून को आप अपना बुक से देख सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान के बारे में बात हो रहा था, पाकिस्तान के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग पाकिस्तान के बारे में थोड़ा और आगे बात करते हैं। तो उखाड़ के फेंका और फेंक के हटा दिया सरकार को, जो चुनी हुई सरकार थी, जनताओं के द्वारा जो वोट दिया हुआ सरकार को चुना हुआ था, उसको हटाकर परवेज मुशर्रफ मुख्य अधिकारी को कार्यकारी घोषित किया अपने आप को। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और बाद में जो है खुद पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गए। और 2002 में एक जनमत संग्रह और 1999 में सैनिक तख्तापलट किया और 2002 ईस्वी में जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा लिया। और जनमत संग्रह कर लिया मतलब जनता की क्या मांग है, जनता क्या सोचती है, उसे जनमत संग्रह के द्वारा पता कर सकते हैं। तो जनमत संग्रह करा के 2002 में 5 साल अपना कार्यकाल बढ़ा लिया। पाकिस्तानी मीडिया मानव अधिकार संगठन, वहाँ जो पाकिस्तान का जो मीडिया है मानव अधिकार संगठन है और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह धोखाधड़ी है।
मतलब जनमत संग्रह जो है धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने में गड़बड़ियाँ की गई हैं। वहाँ की जो मीडिया है, वहाँ के जो मानवाधिकार संगठन है, वो सारे लोगों ने कहा कि जो जनमत संग्रह हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, उसमें धोखाधड़ी हुआ है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। मतलब एक फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए जो पाकिस्तान का जो संविधान है वो बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो भी असेंबली उसको भंग कर सकता था। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकारी भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता पर सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? यहाँ पर यह कह सकते हैं हम लोग क्या कि पाकिस्तान के शासक जो जनता है वो अपने शासक सरकार को चुनी? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधित्व वास्तविकता शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था। मतलब चुने तो थे, लेकिन वो अपना फैसला नहीं कर सकते थे और स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं कर सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। ये सारे जो है सेना के हाथ में था और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। और जो है ये सेना के अधिकारी और मुशर्रफ जो है ये जनता के द्वारा नहीं चुना गया था। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। ये सारा चीज़ जो है राजशाही में और तानाशाही में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई, इधर पेज नहीं है, औपचारिक रूप से चुनी संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता चुनती है। संसद और सरकार तो होती है, मतलब पाकिस्तान में सरकार और संसद तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। मतलब जो वास्तविक सत्ता जो होती है वो सरकार का जो होती है, जो शक्ति को चलाती है, वो जनता के द्वारा चुने गए लोग नहीं होते हैं, बल्कि जो कब्जा किए हुए हैं सैनिक लोग वो होते हैं इस किताब के अनुसार। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो विदेशी ताकतों से प्रभावित होते हैं और उन लोगों के हाथ में वास्तविक शक्ति रहते हैं। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इसे जो है किसी प्रकार से लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। मतलब लोकतंत्र में क्या है कि जो हम लोग वोट देते हैं, वोट देने के बाद जो सरकार बनती है, और जो सरकार बनती है वो फैसला करें, ना कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति फैसला करें, ना कि कोई अधिकारी फैसला करें। मतलब जो जनता के द्वारा जो वोट्स के माध्यम से जो चुने गए हैं उन लोग के द्वारा ही लोग जो है फैसला लें, तो ये लोकतंत्र की एक स्तंभ कहलाएगी, यही लोकतंत्र का सुंदरता कहलाएगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद को कालुंगो रेमिन दाहू राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। मतलब 5 साल के बाद जो है वहाँ पर चुनाव होते हैं, जिस प्रकार हमारे देश में भी 5 साल के बाद चुनाव होता है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन
के से करीब 3000 सदस्य आते हैं और पूरे देश से जो है कि चीन देश में 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है और कुछ सदस्यों का चुनाव जो है सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी लेनी होती है। 2002 से 2003 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने का अनुमति मिला है। वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उस पार्टी की सदस्यता लेने के बाद ही चुनाव लड़ा जा सकता है, ऐसी इस पुस्तक के द्वारा लिखा गया है। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है और चीन में जो सरकार हर बार जो है कम्युनिस्ट पार्टी का ही बनता है। 1930 में आज़ाद होने के बाद से मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूट रिपब्लिकन पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। मतलब दूसरा पार्टी भी चुनाव लड़ते थे लेकिन कभी भी जीत नहीं पाता था। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुत्याग थी। मतलब PRI जो है किसी भी प्रकार से जो है हर प्रकार से जो है अपनी सरकार बना ही लेते थे। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले जो भी लोग थे वो पार्टी के बैठकों में जाना अनिवार्य कर दिया गया था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने की करते थे और जो स्कूल के जो पढ़ाते थे विद्यार्थियों को, जो शिक्षक थे, वो सारे अपने स्टूडेंट के माता पिताओं को कहते थे कि PRI जो पार्टी है उसे वोट दें। सरकारी स्कूल के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं से माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों को आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों का नज़रअंदाज ही करते थे। मतलब जो मीडिया थी वो भी सरकार की तारीफ करती थी और विपक्ष का सिर्फ आलोचना करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। क्या आप उन पर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इस उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारी समस्या हैं। चीन में चुनावों में यहाँ थोड़ा सा क्या बोल रहा है भाई, वो जो देखते हैं। जाने कहाँ कहाँ की बातें हो रही हैं। क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकारों और शासनों से ही है? क्या हम अपनी कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर सकते हैं? क्या हम अपने परिवार में लोकतंत्र की बात कर सकते हैं? क्या हम एक लोकतांत्रिक परिवार की बात कर सकते हैं? यहाँ पर इसने कन्फ्यूज होकर पूछा कि पता नहीं कहाँ के बारे में बात हो रही है। कभी चीन के बारे में बात हो रहा है तो कहीं दूसरे देश के बारे में बात हो रहा है तो पाकिस्तान के बारे में बात हो रहा है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो कहाँ गया? जाने कहाँ कहाँ की बातें हो रही है। क्या लोकतंत्र के मतलब सिर्फ सरकारों और शासनों से ही है? क्या हम अपनी कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर सकते हैं? क्या हम अपने परिवार में लोकतंत्र की बात कर सकते हैं? क्या हम एक लोकतांत्रिक परिवार की बात कर सकते हैं? ये जो है इसके कुछ सवाल है मन में। देखते हैं इसका मन का सवाल क्या होता है। लोगों के सामने कोई वास्तविक गंभीर विकल्प ही नहीं रहा। वो जो आगे हम लोग छोड़े थे उसके आगे देखते हैं। लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कर सकते हैं? मेक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने का विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प ना था। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था। वहाँ का जो शासक था उसको किसी तरह से पराजित नहीं कर सकता था। लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता।
चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनेता विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। मतलब कि कोई भी यदि व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसे जो है कि चुनाव लड़ने देना चाहिए और किसी विवाद में उसको फंसाना नहीं चाहिए, किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए, किसी प्रकार की समस्या में नहीं लाना चाहिए। ये सरकार को चाहिए, ये जो है होना चाहिए। स्थिति भी होनी चाहिए, लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहें तो शासक दल की गद्दी को उतार दें। मतलब जनता के पास ऑप्शन रहना चाहिए कि वो किसी को वोट दे सकें, जिसको चाहे गद्दी में बैठा सकें, जिसको चाहे गद्दी से उतार सकें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता पर बैठे लोगों के लिए जीत हार की समान अवसर हो। लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम अध्याय 3 में और बातें जानेंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में अध्याय 4 में जो है और अधिक बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। अब हम लोग ही देखिए, हम लोग भारत देश में एक व्यक्ति एक ही वोट करता है। कभी कभी कोई व्यक्ति 2 ही वोट दे देता है, उसमें पकड़ जाने पर उसको सज़ा भी हो जाती है। इसलिए एक व्यक्ति को एक ही वोट करने का अधिकार है तो एक ही वोट करना चाहिए, 2-3 वोट नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। सार्वभौम मताधिकार मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो सारे व्यक्ति जो 18 एज हो चुके हैं, 18 साल हो चुका है, उसके पास चुनाव वोटर आईडी कार्ड हो तो वो जो है कि वो वोट देने का अधिकार रखता है। वो वोट देने जा सकता है, वो वोटिंग कर सकता है, वो किसी भी पार्टी को वोट कर सकता है, वो किसी भी नेता को वोट कर सकता है। उसको जिसको वोट करने का मन है उसको वोट कर सकता है और किसी को वोट करने का मन नहीं है तो लास्ट में एक नोटा है उसमें भी वो अपना वोट दे सकता है। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने का उदाहरण भी कम नहीं होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कहानियाँ भी आती हैं जिसमें समान मताधिकार को रोकने का प्रयास लगभग किया जाता है, ऐसा ये बुक के द्वारा कहा जा रहा है। अब देखते हैं, 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 2015 तक जो है सऊदी अरब एक देश है जिसे औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। मतलब वो जो भी उसको वोट करने का दिक्कतें होती थी। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों को वोट से ज़्यादा है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषताओं को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी का भी वोट हो, गरीब का वोट हो, अमीर का वोट हो या किसी का भी वोट हो, एक व्यक्ति एक वोट करे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, एक वोट करें और उसका मूल्य जो है वोट का बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अमीर वोट करता है तो उसका मत तो 5% ज़्यादा हो और जो गरीब वोट करता है उसका 5% कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यही कहने का तात्पर्य है और इस सारी बातों को हम लोग अध्याय 3 में और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब हम लोग पेज नंबर 8 की ओर जाते हैं। आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट। यहाँ पर एक कार्टून दिया गया है जिसमें लिखा गया है, उसके साइड में लिखा गया है, वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। यहाँ पर ये दिया गया है, इसका अर्थ है कि ये जो है एक व्यक्ति था, अकेला वोट देता था बेचारा, लेकिन इसे जो है इसे अंदर डाल दिया गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ गया जी, ये कहाँ चल गया, 7 पेज हो गया था।
अब देखते हैं कहाँ गया, अब 12 पे चल गया। थोड़ा सा वेट करिए, आने दीजिए भाई, नहीं तो कैसे होगा। 13 7 यही। और यहाँ पर एक सवाल, हाँ, यह कार्टून सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद हुए चुनाव से संबंधित है। उन्हें जेल में बंद दिखाया गया है। इन्हें सद्दाम हुसैन को जो है जेल में बंद दिखाया गया है। और यह कार्टून क्या कहना चाहता है, इस कार्टून के संदेश और अध्याय में आए पहले कार्टून के संदेश की तुलना कीजिए। मतलब दोनों तुलना करना है, जो आप लोग का काम है आप लोग कीजिए बैठ कर आराम से। ऐसे भी लॉकडाउन में क्या करना है, तुलना करते रहिए। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बात है सो। कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1990 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। यहाँ पर गोरा काला भी होता गया। जिम्बाब्वे में कौन काला है कौन गोरा है, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके बाद देश पर जानू PF दल का राज है, जिसने देश की स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियंत्रित रूप से होते थे और सदा जानू PF दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके से अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी। मतलब इसकी सरकार ने राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं उसको बहुत ज़्यादा वृद्धि किया था और उनकी जवाबदेही कम की थी। मतलब अधिकार तो ज़्यादा होगा लेकिन जवाबदेही जब होगा वो कम है। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और जो विपक्ष दल के जो नेता लोग हुआ करते थे उसे परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोध प्रदर्शनों को आंदोलनों और गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। मतलब जो आंदोलन हुआ करता था उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। जो टेलीविज़न मीडिया है उसमें सरकार का ही नियंत्रण था। और यहाँ पर आगे देखते हैं, और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। जो शासन करते थे, जो केंद्र सरकार थी, जो शासन चलता था, उन लोग का ही वहाँ पर अधिकार था। वही मीडिया में आते थे, वही जो बोले वही सही, जो ही बोले सो वही गलत, वही जो गलत बोले सो सही, वही जो गलत बोले वो गलत। अखबार स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। अखबार मीडिया को स्वतंत्र था, लेकिन यदि सरकार के बारे में आलोचना किया जाए तो उसे जो है परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उनके खिलाफ जाते थे। अदालत के द्वारा फैसले आते थे और उनके खिलाफ जाते थे, लेकिन उसे कोई मतलब उसको नहीं रहा। और उसने जजों पर दबाव भी डाला और जो जज थे उस पर जो है दबाव डालना शुरू किया। 2017 में मुगाबे की राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय लोग, बहुत ज़्यादा लोग उसे पसंद करते हैं, वो भी अलोकतांत्रिक हो सकता है। अगर हम लोकतंत्र का परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नज़र डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह के राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के, यहाँ पर क्या बोल रही है इसको भी देखा जाए। जिम्बाब्वे की बात क्यों करें, मैं तो अपने देश में भी इस तरह की घटनाओं की खबर अखबारों में पढ़ती रहती हूँ, हम इसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं। यहाँ पर बोले जिम्बाब्वे की बात करने का जरूरत, अपने देश के बारे में बात करो। सही बात है, दूसरे देश के बारे में क्या चर्चा करें, अपने देश के बारे में चर्चा करना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं क्या बात बताता है किताब CRT। कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करें और उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की,
विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियाँ करने की स्वतंत्रता होना चाहिए। मतलब लोकतंत्र में क्या होना चाहिए कि उसे अपना अभिव्यक्ति की आज़ादी होना चाहिए, वो कुछ बोल सके, और विरोध करने की, अन्य राजनीतिक गतिविधियाँ और विचार व्यक्त करने के लिए संगठन बनाने का अधिकार तो होना ही चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होना चाहिए, कानून की नज़र में सब समान होना चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हो। इन अधिकारों के बारे में हम अधिकार विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इसका भी अधिकार जो हम लोग को 5 में पढ़ना है, कोई 3 में पढ़ो 5 में पढ़ो, इसी में पढ़ा दो सब। इसी प्रकार कुछ दूसरे शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती है कि उसने चुनाव जीता है, माने कोई सरकार जीती है, वो बन गया है, तो वो मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीत के आया बस जो बुझाया कर दो, जो जैसा बुझाया कर दो, ऐसा वो नहीं कर सकती। उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियाँ को आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसलों पर लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। मतलब कोई फैसला लेना हो तो लंबे विचार विमर्श करने के बाद उसको लेना चाहिए। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेवारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। मतलब जो संविधान के द्वारा नियम तय किए गए उसके अनुसार से हर कार्य को करना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक का बटन दबाएं, इससे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। और यदि समस्या हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से अध्याय 4 में पढ़ेंगे। पहले 3 में पढ़ेंगे, फिर 5 में पढ़ेंगे, और इसके बारे में किस में पढ़ेंगे तो अध्याय 4 में पढ़ेंगे। ओके, इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषताओं की रेखांकित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिकों के अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। मतलब जो संविधान के द्वारा लिखा गया सारा चीज़ है उसके अनुसार ही सरकार जो है काम करती है, उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा परिभाषा हो सकता है। परिभाषा का सारांश, आइए अब तक हुई चर्चा को समेटें। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा की बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों को चुनाव लोग करते हैं। मतलब शासक जो होते हैं उसे लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो जाए या परिभाषा पर्याप्त नहीं है, अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की चार विशेषताओं को रेखांकित किया। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। दूसरा, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने ही विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सके। मतलब व्यक्ति को इतना अधिकार होना चाहिए कि किसी को वोट दे सके, और यदि सरकार को वोट नहीं देती है तो वो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना चाहिए, और सरकार के खिलाफ भी वोट देती है तो अच्छी बात है। या भी मतलब होना चाहिए। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो, और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिकों अधिकारों के दायरे में मानते हुए काम करें। मतलब जो भी सरकार सत्ता में आए, जो भी सरकार जीत कर आए, वो संविधान के अनुसार, नियम कानूनों के अनुसार वो जो है कि देश को आगे बढ़ाने का काम करें। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है एक बॉक्स में, इस बॉक्स को देखते हैं क्या है बॉक्स। यहाँ पर एक है लोकतंत्र में कामकाज की उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरण को पढ़िए। इसका मेल लोकतंत्र की उन प्राकृतिक विशेषताओं से कराएं जिनकी चर्चा ऊपर में की गई। यहाँ पर आप लोग का ये काम है, आप लोग को मेल कराना है, और मेल करिए आराम से बैठ के, और इससे जो है कि आप ग्रुप में भेजिए जिसमें सबको पता चले कि आप जो है पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, नहीं तो आदमी लोग गलत सोच लेगा ना। 1.3 लोकतंत्र ही क्यों।
मैडम लिंग 2 की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। हम लोग शुरुआत में जो है लिंग 2 के पढ़े थे, तो उसने बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई टिप्पणी की। मतलब मैडम ने पढ़ाने के बाद पूछा कि आप लोगों को लोकतंत्र ही सबसे अच्छा लगता है, तो सारे बच्चों ने अपना अपना जितना समझ में आया उतना कमेंट किया, उन्हें बताया कि हाँ ना जो भी हो, ये सारे बातों को कहा। यहाँ पर आप जो है कि उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या कहा क्या नहीं कहा। सो लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। अयोध्या, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोकतंत्र चाहते हैं, मतलब दुनिया के जितने भी देश हैं वो लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, मतलब जिन देशों में जहाँ लोकतंत्र प्रणाली नहीं था, वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। वहाँ पर भी जो है लोकतंत्र को अपनाने का कार्य कर रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही, और जितने भी लोग हैं अच्छे लोग अच्छे बातें ही बोलते हैं, तो लोकतंत्र के बारे में अच्छे बातें बोलें। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है। और कहा जा रहा है कि इसमें से स्पष्ट नहीं हो जाता है कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है। क्या अब भी इस पर बहस करने की ज़रूरत है। और बोल रही है बच्ची कि क्या अब भी इसमें बहस करने की कोई ज़रूरत बचता है। तो इसमें ताजकीनी कहती है, लेकिन लिंग 2 मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया। मतलब कोई चीज़ को हम लोग इसलिए मान लिए क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति मान लिया है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे होने से फ़ायदा क्या है। वो मान लिया, वो क्या तर्क था उसके अनुसार उसने माना, आपने माना, तो आपका कोई तर्क होना चाहिए, तब आप जो है माने तो समझ में आएगा। किसी ने मान लिया, आपने भी मान लिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि बाकी सारे लोग जो है वो गलत रास्ते में जा रहे हो। तो यहाँ पर जेनी कहती है, हाँ यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया। यहाँ पर जेनी कहती है, हाँ यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया। आधी सदी से ज़्यादा समय में लोकतंत्र है, और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। मतलब बोल रहा है इतना समय से हमारे देश में जो है लोकतंत्र है, और उसके बाद भी हमारे देश में गरीबी है। तो लोकतंत्र ने हमें क्या दिया, कुछ दिया, कुछ नहीं। ऐसी बात जेनी कर रही है। रिबी यांग, लेकिन लोकतंत्र में इसमें क्या कर सकता है। मतलब बोल रहा है गरीबी जो है लोकतंत्र क्या कर सकता है। क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है। वो बोल रहा है क्या लोकतंत्र के कारण से हमारे गरीबी है, या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है, या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी जो है गरीबी है। ये जो है रिबी यांग ने कहा। अब आगे देखते हैं जेनी क्या कहती है। जेनी कहती है, जो भी है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। मतलब यहाँ पर जेनी बोलती है कि आरक्षता, लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है। यहाँ पर बोल रही है कि राजनेता जो आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, देश की चिंता किसे है। और लोकतंत्र से भ्रष्टाचार बढ़ता है, अस्थिरता बढ़ती है, अराजकता बढ़ती है। ये जेनी के द्वारा कहा गया। पाइमोन कहता है, तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए। क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस आ जाए, बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाना चाहिए। मतलब यहाँ पर तब बोलता है पाइमोन, तो क्या कौन सी प्रणाली होनी चाहिए। लोकतंत्र जब ठीक नहीं है तो कौन सा प्रणाली होना चाहिए। क्या अंग्रेज़ों को फिर से वापस बुला लें, बाहर से किसी दूसरे राजा को शासन के लिए बुला लें और हम लोग पर शासन करें, हम लोग को लूटें। तो रोज़ कहती है पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। ऐसे नेता की जिसे चुनाव की, संसद की परवाह ना हो। एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो, देश के हित में जो कुछ ज़रूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश की गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होगी। रोज़ कहती है
कि एक ऐसा नेता हो जिसके पास सारा अधिकार हो, और सारा अधिकार हो, जो वो देश की अच्छाई हो, अच्छा करने के लिए हो, वो सारे काम को वो करे। कोई पीछे से चिल्लाया, इसी को तानाशाही कहते हैं। तो रोज के कहने का अर्थ निकला, और पीछे से चिल्लाते हुए एक बच्चा बोलता है इसी को तानाशाह कहते हैं। जो एक नेता हो, एक संसद का ना परवाह करे, ना चुनाव का परवाह करे, ना किसी दूसरे का परवाह करे, और अपने नियम को थोपे जाए थोपे जाए थोपे जाए। तो एक बच्चा पीछे से चिल्ला कहता है कि भाई इसी को ही तानाशाही कहते हैं। दोई कहती है, अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब। मतलब दो कहती हैं कि एक ऐसा नेता, चलो ठीक है हो गया, लेकिन होने के बाद यदि वह सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचे, परिवार के बारे में करे और भ्रष्ट व्यक्ति हो तो देश कहाँ जाएगा फिर? रोज, मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। तो रोज बोलती है मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता के बारे में बात कर रही हूँ। अरे वाह, क्या बात बोली, बहुत मस्त बात। ऐसा कहाँ लोग मिलते हैं। दोई या ठीक नहीं है। दोई बोलती है ठीक नहीं है, तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाह के साथ कर रही हो। हमें आदर्श तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। और सब बड़ी गड़बड़ी तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते हैं। जब तानाशाह किसी प्रकार से, अरे कहाँ गया जी, बार बार कहाँ भाग जाते हो? यहीं आ जाता है ये बुड्ढा। तुम कहाँ आ जाते हो जी? अभी तुमको मैं जब बुलाया नहीं। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क कहाँ चल गया? 11 नंबर में आ गया, हम तो 8 पढ़ रहे थे। हाँ यही चल रहा था। हाँ यही है, जानकारी उपलब्ध नहीं होता। हाँ उसमें सारा हो गया। उसके बाद मैडम लिंगदो इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी के साथ सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया, तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, या तो आप लोग ये सुलझाएंगे, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बात कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी बात करने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहाँ लोकतंत्र ना हो? मतलब बोला गया कितनी सारी बातें आप लोगों ने कहा, और आपको यदि कोई सजा दे आपके बातों से तो क्या आप वहाँ बोल सकते हैं जहाँ पर लोकतंत्र ना हो? तो लोकतंत्र क्या, या लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? और मैडम बोल रही है क्या ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा तर्क है कि नहीं है? तब आगे देखते हैं क्या होता है। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ कोई अधिकांश तर्क सामने आ गए जिन्हें हम आम तौर पर सुनते थे। ये तर्क कुछ इस प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा नहीं होती है, अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र में क्या है कि हर 5 साल के बाद नेता बदल जाता है, इसमें अस्थिरता नहीं रहती है। जैसे कि हम लोग किसी वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उसमें क्या है, जब नौकरी लग जाता है तो हम लोग 60 साल तक उस काम को करते हैं, सरकारी काम पर। लेकिन यदि सत्ता हाथ में आई तो 5 साल के बाद चुनाव होती है, और 5 साल के बाद वोटिंग होती है। चुनाव जीतने के बाद फिर से होना या फिर बदल जाना। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक लड़ाई। यहाँ पर एक नेता दूसरे नेता से लड़ रहे हैं, और जो है कि नैतिकता का किसी प्रकार कोई जगह ही नहीं है ये। उसके बाद तीसरा पॉइंट, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। और हम लोग जो है कोई भी फैसला करते हैं, किसी प्रकार का फैसला करते हैं, तो बहुत सारे लोगों से चर्चा विमर्श करने के बाद कोई फैसला लागू करते हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोग बहुत और चर्चा करते हुए पड़ती है कि हर फैसले में देरी हो जाती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता। जो चुना हुआ नेता होता है, जो चुना गया नेता है, उसे क्या करना चाहिए, अपने जो वोट दिया उसके लिए उसको पता ही नहीं होता है। इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। लोकतंत्र में जब चुनाव लड़ने के लिए जब व्यक्ति खड़ा होता है तो बहुत सारे खर्चा होता है और महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा जो है खर्चीला लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उसके लिए क्या चीज़ अच्छी है। सामान्य लोग जो होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उसको ये पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है और क्या चीज़ बुरी है। इसलिए उन्हें किसी भी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इसमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर लागू होता है? इसमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा? इसमें किस तर्क में आप सहमत हैं? यहाँ पर पूछा गया है। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। यहाँ पर बोला गया है कि निश्चित रूप से लोकतंत्र जो है सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने का जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। मतलब लोकतंत्र ये देखता है कि भाई फैसला तुम अपना खुद करो, खुद करो, खुद करो। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि इसके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। और लोग यदि अपने आप में खुद फैसला करने लगे तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारी फैसलाएँ जो है कि सही ही हो। लोग गारंटी नहीं है कि जाती है कि उसके सही फैसले अच्छे ही हो। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने की से फैसला में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी निर्णय परिवर्तन होता है। यहाँ पर लोकतंत्र में क्या है, जल्दी जल्दी जो निर्णय करने वाले व्यक्ति हैं उसमें परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता है। वह सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उसमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है? मतलब कि लोकतंत्र से बेहतर और कोई है? अब आगे देखते हैं भाई। चीन लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयानक अकाल था। चीन में जो है 58 से लेकर 61 तक 3 साल का बड़ा जो अकाल था, इसमें दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मर गए और उसमें जो है 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है या लगभग 3 करोड़ लोग जो है भूख से मर गए। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी और भारत की जो भी स्थिति थी वो भी चीन जैसी ही थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। मतलब जो अर्थशास्त्री हैं उसका मानना है कि भारत में लोग नहीं मरने के कारण जो है भारत सरकार की नीतियों के कारण ही हुआ। जो भारत सरकार में इतने लोग का बलि ना चढ़ना पड़ा, लेकिन चीन में 3 करोड़ लोग जो है कि मरे। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की जरूरत चीन सरकार ने महसूस नहीं की। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और उसने जो है सारे लोगों को खाद्य सुरक्षा देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा काम जो है चीन की ज़रूरत नहीं समझे। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं होती। मतलब जो लोकतांत्रिक देश है उसमें बहुत बड़ा अकाल या भूखमरी जो है नहीं होता है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाले स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते। बताया जा रहा है कि चीन में स्वतंत्र मीडिया होती, वहाँ के विपक्षी दल भी होते हैं तो वहाँ पर इतने लोग भूख से नहीं मरते हैं।
यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। और ये जो है लोकतंत्र का एक अच्छा खासा उदाहरण माना जा सकता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचार करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान भी दे सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वाले की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उसको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो जिस देश में लोकतंत्र नहीं है उसमें यदि सरकार चाहे, जिस देश में लोकतंत्र नहीं है उसमें यदि सरकार चाहे उसको कोई नीति बनाने का मन है तो बनाएगी, नहीं बनाने के मन है तो नहीं बनाएगी, देश चलाने का मन है चलाएगी, जिसको उसको जिस प्रकार से मन है वो चलाएगी। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है, पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल जो है ध्यान दिया जाए। यहाँ पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दें। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। और लोकतंत्र जिस देश में है वो जो है उसे मतलब कि देश की स्थिति को देखकर नियम बनाना ही पड़ता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं। जो लोकतंत्र होता है उसमें ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करने के बाद फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मामले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियां की गुंजाइश कम हो जाती है। मतलब बहुत सारे लोग यदि एक साथ मिलकर फैसला कर रहे हैं या किसी मुद्दा पर चर्चा कर रहे हैं तो जो गलतियां होने की संभावना है वो कम होगी। इसमें से कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी होते हैं। लेकिन ज़्यादा समय लेने के बाद भी अच्छे फैसले आते हैं, ऐसा करना है। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका है उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज के लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा। मतलब किसी भी समाज का है उसके विचार हित जो हैं अलग अलग होते हैं। एक व्यक्ति का विचार जब अलग हो सकता है तो समाज का विचार क्यों नहीं अलग हो सकता है। तो हर समाज का जो है अलग अलग विचार होता है। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। भारत में अलग अलग की तरह है तो इसमें अंतर और है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। भारत में जो है अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग इलाकों में रहते हैं, अलग अलग समूह के रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। उसके धर्म की मान्यता अलग अलग होती है और जातियाँ भी जुदा जुदा होती हैं, जाति भी जो है अलग अलग होती हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद का टकराव भी होता है। एक व्यक्ति का पसंद और दूसरे का व्यक्ति का पसंद बराबर नहीं होता है तो एक समाज का पसंद और दूसरे समाज का पसंद अंतर तो होगा ही। ये भारत में होता है। पसंद और दूसरे समूह के पसंद टकराव होती है। इसे टकराव से कैसे सुलझाएंगे? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमज़ोर समूह को इसे मानना होगा। लेकिन इसमें नाराज़गी और असंतोष पैदा होगी। मान लीजिए जिसमें ताकत होगा वो कमज़ोर को भले ही दबा देंगे, लेकिन उसके अंतर में असंतोष और तनाव भरे रहेगा और आलोचनाएं तो भरपूर मात्रा में रहेगी। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते हैं। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी अस्थायी विजेता नहीं होता और कोई भी अस्थायी रूप से पराजित नहीं होता। विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र की एकजुट बनाए हुए हैं। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र की काफ़ी मजबूत